हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि अभी हम लोग यहाँ पे CDS 1 2025 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है, हमने वहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं वापस से एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे CDS की हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे दो PYQs की सीरीज देखने को मिलेंगी। एक आपकी ये है, ठीक है, और एक आपकी यहाँ पे ये वाली है। तो जो आपको ये वाली सीरीज दिख रही है, ये आपकी ओल्डर सीरीज है। इसमें आपको CDS 1 2024 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखना चाहो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, पर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लेटेस्ट सीरीज के यहाँ पे वीडियोस को देखो, क्योंकि कम से कम वीडियोस में मैंने आपको यहाँ पे ट्राई किया है कि 2019 से पूरा आपका 2024 तक के मैंने पहले आपको कवर करवा दिए थे। और अब जो यहाँ पे ये वाले वीडियोस आ रहे हैं, ये भी आपको सेम इसी प्लेलिस्ट में ही देखने को मिलेंगे। और आने वाले जितने भी आपके पेपर्स होंगे, तो उनके भी जब मैं आपको वीडियोस में यहाँ पे PYQs करवाऊंगा, तो वो सारे वीडियोस भी आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि अब आपको ना वेट नहीं करना पड़ेगा कि हर 10 दिन बाद आपका कोई एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा, क्योंकि जब मैं पॉलिटी कराऊंगा तो कोई आके बोलेगा कि आप यहाँ पे ज्योग्राफी करा दो, है ना। तो इस तरीके से सिंपल तरीका आपका सिंपल ये है कि पहले से वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं प्लेलिस्ट में, सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे बार बार रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि उन वीडियोस को आप देखो, सेम एक्सप्लेनेशन के साथ ही है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन कर दो, वहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये वाली जो सीरीज़ है इसको आप सेव कर लो, इसी में ही आपके आने वाले जितने भी वीडियोस हैं PYQ से रिलेटेड CDS के, वो आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में ही देखने को मिलेंगे। और सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स के वाइज। तो आने वाले वीडियोस भी आपके यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ आप यहाँ पे याद रखना कि आपको जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि आप चाहे CDS का एग्जाम दो, CAPF का एग्जाम दो या फिर NDA का एग्जाम दो, आपको तीनों के ही पेपर यहाँ पे लगाने हैं जो भी आपका सब्जेक्ट आता है आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे NDA में आपका थोड़ा सिलेबस अलग है, जैसे उसमें इकोनॉमिक्स एज सच आपका वेटेज यहाँ पे नहीं रखता है। पर यहाँ पे जो अगर हम बात करें CAPF और CDS की, तो हूबहू एक जैसा सिलेबस है, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सिमिलर है। तो आपको यहाँ पे CAPF के भी PYQ जरूर देख के जाने, तो वो आपकी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखना चाहो इस पर्टिकुलर चैनल से तो आप देख सकते हो, वरना अगर आप खुद से किसी दूसरे चैनल से देख रहे हो, खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें यहाँ पे इशू नहीं है। पर यहाँ पे ये चैनल आपका यहाँ पे जो है PYQ से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दे रहा है, तो आप यहाँ पे देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे NCERTs कवर कराई है। 9th-10th आपका साइंस मैंने कवर कराया है, जहाँ पे बस 10th का बायो मैंने कवर नहीं कराया, पर 9th आपका बायो कंप्लीटेड है, केमिस्ट्री का आपका 9th-10th कंप्लीटेड है, और फिजिक्स का आपका 9th-10th कंप्लीटेड है। देखना चाहो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ज्योग्राफी की सीरीज हमने कर रखी है यहाँ पे, 6 to 10th क्लास हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है NCERT सीरीज, तो आप देखना चाहो आप ये भी देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके कोई भी आप एग्जाम देने जाओ जहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो आपके बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि हमेशा ना वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पढ़ा वही आ जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग काम करती है। आपका कभी भी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो आपकी हमेशा काम करेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम हूबहू थ्योरी आपको स्टेटमेंट दे दे वो, ठीक है। जो फॉर्मुलेज वाली चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिप्रेसिएशन क्या होता है, आपका GDP का फॉर्मूला, आपका GNP का फॉर्मूला, ठीक है, किस तरीके से NNP NDP, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपका जो PYQ सीरीज जो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ठीक है, आपका CAPF और CDS, उन दोनों में जो आपके इकोनॉमिक्स वाले वीडियो, वहाँ पे मैंने अच्छे से सारी चीज़ें बताई भी हैं। तो आप वो भी देख लेना। और 9th-10th आपका क्योंकि बेस है, तो आप ये भी देख के जाना ज़रूर, ठीक है। आप अपनी तरफ से पढ़ लो या फिर यहाँ से देख लो या फिर किसी दूसरे चैनल से देख लो, पर यहाँ पे पढ़ना ज़रूर है आपको ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलो यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखो, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में ना आपके टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर आप PYQs देख के जाते तो आप यहाँ पे 11 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इजीली तरीके से कर सकते थे, और एक क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते क्योंकि उसका फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं पहली बार आपको उसका क्वेश्चन पूछा था, और वो था आपका बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्लीज़ उस फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। वो आपको अपनी जो हमारी फॉर्मूला वाली जो आपकी वीडियो है, ठीक है, उसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको अलग से नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस बार सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, और कितने आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे अगर आपने PYQ सीरीज भी अगर देखी होती बस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बाद में मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कितने आए थे और कितने हमने सॉल्व कर सकते थे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाओगे कि आइसोबार ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम व्हाट, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आइसोबार्स हैं तो उनका उनके बीच में क्या चीज़ सिमिलर रहेगी।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी पीवाईक्यूज में सॉल्व करी है, जहाँ पे हमने आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, या फिर आइसोटोन्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। अब क्योंकि आपको यहाँ पे आइसोबार पूछ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका आयरन जो है और आपका यहाँ पे निकल, ये आपस में आपके क्या होते हैं, आपके आइसोबार्स होते हैं। अगर यहाँ पे 26 आपका नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे 26 नीचे का मतलब क्या हो गया कि नीचे की तरफ जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसा आपको पता होगा कि हम लोग एलिमेंट आपका हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे आपका होता है यहाँ पे जेड जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर आपका होता है ए जो आपका कैपिटल ए है जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नीचे वाला जो 26 है इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला आपका होता है यहाँ पे मास नंबर। तो मास नंबर आपका यहाँ पे हो 58, और निकल के केस में अगर हम देखें तो मास नंबर आपका हो जाता है 58 और एटॉमिक नंबर आपका हो जाता है यहाँ पे 27। ऑब्वियस सी बात है, जब एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी आपका क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो आपसे इसको आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि आपका जब भी आइसोबार्स होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, तो वो डिफरेंट एलिमेंट के बीच की हम लोग बात करेंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि डिफरेंट एलिमेंट है इसलिए आपका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे दोनों का डिफरेंट रहेगा, पर इनका मास नंबर सेम रहेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। जो आपसे पूछा था कि क्या चीज सेम रहेगी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मास नंबर आपका सेम रहेगा। और ये एग्जाम्पल प्लीज यहाँ पे याद रखना, पहले भी यहाँ पे ये पूछा गया है, और एक और एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है वो है आपका यहाँ पे कैल्शियम और आर्गन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ऑप्शंस में कैल्शियम और आर्गन ही दे, चारों ऑप्शन, पर वहाँ पे किसी में मास नंबर अलग होगा, कहीं पे एटॉमिक नंबर अलग होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली गेम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आपका जो आइसोटोप्स वगैरह हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं कि सेम एलिमेंट रहता है और सेम एटॉमिक नंबर भी रहेगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, और आपका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे इसकी रिवर्स कंडीशन होती है, वहां पे मास नंबर आपका अलग होता है, यहाँ पे मास नंबर सेम है, बाकी दोनों अलग है, ठीक। इसी तरीके से जो आपका आइसोटोन्स होता है, आइसोटोन्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका न्यूट्रॉन्स जो है वो सिमिलर रहता है, पर प्रोटॉन्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, आइसोटोन्स का, जो आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछे आइसोटोन्स के एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दे, तो याद रखना क्लोरीन, ठीक है, Cl से याद रख लो, सिंपल सिंपल, और आपका यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आइसोटोन्स के एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम, ठीक है, आपस में यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है आपके यहाँ पे आइसोटोन्स के। और क्लोरीन 37 और यहाँ पे पोटेशियम 39, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपका प्रोटॉन जो हो जाते हैं यहाँ पे हो जाएंगे 17, और जो आपके यहाँ पे न्यूट्रॉन है ये हो जाएंगे यहाँ पे 20। यहाँ पे प्रोटॉन आपके हो जाते हैं 19 और न्यूट्रॉन आपके हो जाते हैं यहाँ पे 20। तो इसलिए आपके यहाँ पे ये आइसोटोन्स बन जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सिमिलर हैं, पर प्रोटॉन आपका जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक। तो ये चीज़ प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। ना अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। मतलब आपसे ये पूछ रहा है जनरली यहाँ पे सिंपल टर्म्स में कि कौन सा आपके यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट है जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, जिसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के वाइज अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो नीचे से ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल रहा है नीचे से, ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज था। अब देखो हमने यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। जैसे आपका डेल्टन एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था, आपका यहाँ पे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग जिसको बोलते हैं वो हमने देखा था, वाटरमेलन आप बोल सकते हो, वो सब हमने यहाँ पे देखा था। फिर इसी तरीके से ना हमने यहाँ पे रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उन्होंने 1000 एटम थिक एक गोल्ड फॉइल ली थी जिस पे उन्होंने डबली चार्ज हीलियम आयंस को डाला था, ठीक है। अब वो जो आपके हीलियम आयंस हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज थे, और हमें वहाँ पे 3 कंडीशन देखने को मिली थी जिससे हमें, क्योंकि वो आपकी जो अभी आप यहाँ पे पास आउट कर रहे थे, या तो वो सीधे पास आउट हो जा रहे थे या फिर वो डेविएट करके वापस आ रहे थे 180 पे, या तो वापस आ रहे थे या फिर हल्का सा डेविएट होके वो डिफरेंट एंगल पे वापस आ रहे थे। तो जब वो वापस आ रहे थे, वापस क्यों आएंगे, जब अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव आयंस हम लोग डाल रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव आपका जो होता है रिपल करता है, तो तभी तो वो यहाँ पे डेविएट करके वापस आ रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये चीज पता चली कि आपका ना एक छोटा सा हिस्सा है एटम के अंदर जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो वही बेसिकली है आपका कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये आपका इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, इसी पर्टिकुलर मॉडल से आपका यहाँ पे ये प्रूव हुआ था, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आपको जैसे अभी मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर आपको मतलब यहाँ पे एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी देखने को मिला, साइजेस का हम यहाँ पे कर पा रहे थे कि न्यूक्लियस का साइज कितना होगा एटम के रिस्पेक्ट में, या फिर एटम का साइज कितना होगा न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर पाए थे, ठीक है। फिर तीसरी चीज कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर नीचे आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है पहले भी वैसे तो कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ठीक है, उसको अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, उसको ना हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। ये आपका एक तरीके से दूसरा नाम है आपके रदरफोर्ड के मॉडल का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि आपको जैसे पता होगा ना, बोर्स मॉडल हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। बोर्स मॉडल ने क्या किया था कि बीच में आपका न्यूक्लियस है, इसके ऊपर आपका यहाँ पे KLM इस तरीके से शेल्स बना दिए थे, और बोला था कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, मतलब कुछ ना कुछ आपके पोस्टुलेट्स दे दिए थे कि ये चीज़ हमें मान के चलनी है, तभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में फिल कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ ना बाद में आई थी आपके रदरफोर्ड मॉडल से। तो रदरफोर्ड के जब रदरफोर्ड ने यहाँ पे मॉडल दिया था, तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला था कि ये आपका न्यूक्लियस है, और उन्होंने ये बोला था कि आपके ना इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करते हैं आपके न्यूक्लियस को, पर किस तरीके से सराउंड करते हैं वो चीज़ यहाँ पे ये नहीं बोल पाए थे। और क्योंकि आपको पता होगा कि आपका एटम जो है वो आपका एक स्टेबल आपका होता है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान लो यहाँ पे इस रिंग में ये इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में आपका ये इलेक्ट्रॉन है, और इस वाली रिंग में आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी एनर्जी रेडिएट करते हैं। जब एनर्जी वो रेडिएट करेंगे, तो आपका जो ये शेल आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा या फिर कम होता जाएगा, और इस न्यूक्लियस के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उससे टकरा के आपका एटम खत्म हो जाएगा। पर हमें ये पता है कि एटम आपका स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से जो इन्होंने यहाँ पे बोला था, वो यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कहने का कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि कैस किस तरीके से यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कि आपका एटम स्टेबल रहे। क्योंकि हमें एट द एंड हमें ये पता है कि आपका एटम जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को ये प्रूव नहीं कर पाए थे, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन। हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस बता दे रहा हूँ, रदरफोर्ड के मॉडल में आपको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, उसकी वजह से आपको ये तीन चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसी के थ्रू हमने न्यूक्लियस की फाइंड आउट, मतलब उन्होंने न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था, उसकी वजह से ही हम यहाँ पे ये बता पाते थे कि न्यूक्लियस और एटम का क्या साइज रहेगा। तीसरी चीज कि आपका, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आपने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डबली चार्ज हीलियम आयंस को छोड़ा, ठीक है, तो वो आपके पॉजिटिवली चार्ज थे, और जब वो डेविएट करके वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस में। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी हमने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे बता पाए थे। तो आपका जो इकलौता चीज है वो जो हम लोग यहाँ पे नहीं बता पाए थे, वो था आपका स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि क्यों आपका एटम स्टेबल है, ठीक है, क्यों स्टेबल है आपका, ये हम लोग यहाँ पे मतलब रदरफोर्ड यहाँ पे वो नहीं बता पाए थे। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ये यहाँ पे देखो सिंपल टर्म्स में याद रखना, बोर्स ने जैसे पोस्टुलेट्स दे दिए थे ना कि हमें पहले से मान के चलना है कि आपके जो ये एनर्जी लेवल जिनको हम बोलते हैं KLM एंड शेल, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, तो तभी जाके हम लोग ये फिल कर पा रहे हैं, ठीक है। वरना अगर आप अभी भी देखोगे तो एज सच कंप्लीट इसका यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी तक यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लीज यहाँ पे बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ पोस्टुलेट्स हमें पहले से नहीं दिए थे कि आपको ये मान के चलना है कि ऐसा ऐसा होगा, ये कुछ नहीं बोला था उन्होंने। बस इतना बोला था कि बस वो रिवॉल्व कर रहे हैं, पर किस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि एक टाइम पे आके वो कम मतलब रेडिएट करेंगे एनर्जी, तो आपका ऑर्बिट छोटा छोटा होते हुए वो आपका एटम जो है वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, पर असल में आपका एटम स्टेबल होता है। तो उसी चीज को वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। सुनो, इस क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, तो आप यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब देखो ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है पहले भी, दो चीज़ें मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे साथ में बताई थी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या फिर आप बोलो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, वहाँ पे आपको ना बबल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे आप उसका कैप खोलोगे ना, तो वो आपको यहाँ पे फिश देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक फिश देखने को मिलता है, जैसे आप उसका कैप खोलोगे तो ऊपर ऊपर आपके ना बबल आने लग जाते हैं, जो आपकी ड्रिंक है वो ऊपर ऊपर आने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है आपकी यहाँ पे CO2, ठीक है। एक तो मैंने आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको देखने को मिलती है नाइट्रोजन गैस, ठीक। तो ये भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है, ये भी पहली बार यहाँ पे याद रखना कि ये भी पहले भी ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और नाइट्रोजन आपका डायटोमिक है, तो N2 के फॉर्म में आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये भी याद रखनी है
कि ये जो नाइट्रोजन गैस है बेसिकली ये यहाँ पे यूज़ होती है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो वो खाना एक तरीके से सड़ जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मानो आपने कुछ खाना बनाया, ठीक है, आप अब अगर आप उसको ऐसे ही रूम पे अगर आप उसको छोड़ देते हो खुला, ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे पता है कि थोड़े टाइम बाद उसमें से बदबू आने लग जाती है ना। तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पैकेट्स में बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक तो मैंने आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ बताई थी, और एक दूसरा आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी मैंने आपको बताया था कि CO2 बेसिकली आपकी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तभी आपको यहाँ पे फिज़ देखने को मिलता है, ठीक है। फिज़ मतलब वही हो गया जो जब भी आप एड्स भी देखते होगे ना, तो एड्स में भी आप देखते होगे जैसे कैप खोला तो वो ऊपर उठ के आती है ना? तो वो वाली चीज़ बेसिकली आपकी है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना, अगर मान लो आपसे कभी आगे जाके रिएक्शन पूछ ले, ठीक है, तो रिएक्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले केस में जब फिज़ की बात करते हैं तो CO2 जब आपका H2O के साथ मिलता है, ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे बनाता है H2CO3, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आपका CO2 H2O के साथ मिलेगा तब आपका यहाँ पे ये H2CO3 बनाता है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिश के केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बाकी 3 ऑप्शन देखोगे, अब क्योंकि आपको यहाँ पे ये दे दिए, मतलब ऑप्शन में अगर यहाँ पे ये आ चुके हैं, तो आपसे हो सकता है आगे जाके इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको COCl2 दिख रहा है, इसका नाम आप यहाँ पे याद रखना है, इसका नाम है यहाँ पे फॉस्गीन, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, इसका आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका मतलब है यहाँ पे, मतलब इसका नाम है यहाँ पे फॉस्गीन, और ये एक तरीके का ना बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक आपका चोकिंग गैस है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि अब यहाँ पे ये ऑप्शन में आया है तो हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है जहाँ पे आपका केमिस्ट्री सिलेबस में है, ठीक है, यूपीएससी के टर्म्स में अगर हम बात करें, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि जब यहाँ पे ये हाईली टॉक्सिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको खाने वाली चीज़ में तो रखोगे नहीं, तो आप इसको सीधे सीधे क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है PH3, तो PH3 का यहाँ पे नाम होता है यहाँ पे फॉस्फाइन, ठीक है, फॉस्फाइन। तो इसका यहाँ पे नाम याद रखना, फॉस्फाइन आपका यहाँ पे इसका नाम है। ये भी जो होती है ये भी आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक है आपकी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये फ्लेमेबल है, मतलब यहाँ पे आग बेसिकली यहाँ पे इससे लग सकती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है ये, ठीक। तो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है ये, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपका यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बेसिकली आपका यहाँ पे यूज़ होगा। और जैसा आपको दिख रहा है कि हाईली टॉक्सिक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये पॉइजनस होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के केस में याद रखना, दोनों ही गैस आपकी यहाँ पे पॉइजनस है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, साथ ही साथ क्या है बेसिकली ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉइजनस है तो आप यहाँ पे इसको भी यूज़ नहीं करोगे। फिर आपका ये जो NH3 दे रखा है ये आपका होता है यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस आपने यहाँ पे सुना होगा, उसके थ्रू आपका प्रोड्यूस वगैरह भी होता है। तो ये आपको पता होगा यहाँ पे कि अमोनिया का फॉर्मूला याद रखना है, NH3 होता है। इसके अलावा अगर हम इसके स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी, तो NH3 की जब हम बात करते हैं तो इसके थ्रू ना हमें यहाँ पे एक पंजेंट स्मेल देखने को मिलती है, ठीक है, पंजेंट स्मेल देखने को मिलेगी। दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि ये आपका यहाँ पे यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह में, ठीक है। तो यूजेस में अगर मान लो आपसे पूछता है तो यूजेस याद रखना है यहाँ पे कि आपका रेफ्रिजरेंट जो आपका है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बेसिकली, तो उसमें आपका यूज़ होगा एज अ, और आपका फर्टिलाइजर जो है, ठीक है, वहाँ पे आपका यहाँ पे ये यूज़ होगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि ब्रिवरेजेस मतलब जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनमें आपका यहाँ पे अमोनिया इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही आप बोलोगे ना स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल है, तो इसकी स्मेल जो होती है यहाँ पे अच्छी खासी, यहाँ पे जो स्मेल है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है। आपको पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे कि अमोनिया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाईली आप बोल सकते हो यहाँ पे हार्मफुल भी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे CO2, ये याद रखना, और ये जो मैंने आपको अलग से बताया है, ठीक है, पहले भी बहुत बार, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, रिएक्शंस भी यहाँ पे याद रखना, बाकी जो आपको मैंने नाम वगैरह बता दिए बाकी सबके और थोड़ा एक्सप्लेन किया, ये भी सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर हम अगले पे चलते हैं, अगला आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड। अब देखो यार ये सिंपल क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है यहाँ पे, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको यही सेम करा दे और वही आपके एग्जाम में आ जाए। यहाँ पे आपका जो बेसिक है वो बेसिकली यहाँ पे टेस्ट होता है। बेसिक कैसे टेस्ट होगा, मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको उतनी चीज़ पता होती कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, और तीसरी चीज़ कि एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है,
तो जो आपके यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारे क्या आपके एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे सिलिकॉन और टिन, ये दोनों क्या हो गए आपके यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये कंपाउंड तो होने नहीं है, तो आपका ए और बी तो आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात आती है आपकी यहाँ पे शुगर सोल्यूशन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की। अब इन दोनों को अगर आपको देखना है तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कंपाउंड का भी और आपका यहाँ पे मिक्सचर का, ठीक है। अब अगर हम इस केस में अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो शुगर सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो शुगर सोल्यूशन जो है ये एक तरीके का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब मिक्सचर क्या होते हैं अगर हम वो चीज़ को देखें तो मिक्सचर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हो ना तो उनको मिक्स करने पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। कंपाउंड कब बनेगा, वो आपके कंपाउंड वाले केस में बनेगा जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की चीज़ में यहाँ पे दोनों में डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे याद रखना कि मिक्सचर वाले केस में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, नया ऑब्जेक्ट या फिर नया चीज़ नहीं बन रही है, पर कंपाउंड के केस में एक नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब एक तरीके जैसे आप यहाँ पे देखो कैल्शियम है और कार्बोनेट है, ठीक है। अब ये पहले बात तो ये दोनों अलग अलग थे, कार्बोनेट अलग था और कैल्शियम अलग था। ये दोनों आपस में यहाँ पे जब रिएक्ट करे तब जाके एक कंपाउंड बना, है ना, तभी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना। पर शुगर सोल्यूशन में क्या हो रहा है, शुगर बेसिकली आप पानी में डाल रहे हो तो वहां पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, मतलब नई चीज नहीं बन रही है वहां पे वो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना कि कंपाउंड्स बेसिकली आपके वो होते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके नया एक कंपाउंड बना दे। मिक्सचर में कोई नया टाइप का मिक्सचर नहीं बनता, जब आपस में यहाँ पे चीज़ों को मिक्स करते हो ना तो नया कंपाउंड नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ से आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो कि मिक्सचर की जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन होती है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे आपने पानी लिया और आपने शुगर ली, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर डालनी है पानी में तभी आपको वो मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। आप उसमें पानी और ऐड करते रहोगे, आप उसमें मिक्सचर और यहाँ पे आप अपना जो शुगर है वो ऐड करते रहोगे। पर अगर आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो आपको यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे CaCO3, मतलब कार्बन जो कार्बोनेट है वो आपको एक चाहिए और कैल्शियम आपको एक चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि Ca2CO3 बना दोगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि कंपाउंड के केस में आपका हमेशा यहाँ पे जो वेरिएबल रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड रहेंगे। ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ लो तो राइट आंसर अपना यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे वापस समझ लो, यहाँ पे शुगर और मतलब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस याद रखना। मिक्सचर वाले में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, कंपाउंड में नया चीज़ बन जाती है क्योंकि एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम आपका अलग था, कार्बोनेट अलग था, दोनों ने यहाँ पे रिएक्ट किया आपस से तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। वहीं पे दूसरा आपका डिफरेंस होगा कि मिक्सचर में वेरिएबल आपका प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पे मैंने फिक्स्ड वेरिएबल कर दिया, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे कि जब हम बात करेंगे मिक्सचर की तो मिक्सचर में जो आपका कॉम्पोजिशन होता है ये यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड इतना ही अमाउंट चाहिए तभी आपका वो सोल्यूशन बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। पर जब हम बात करेंगे कंपाउंड की तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट चाहिए तभी बन सकता है, कभी भी Ca2CO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहेगा। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो आपका मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे सेपरेट करते हैं फिजिकल प्रोसेसेस से, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हो या फिर मेथड्स बोल सकते हो। पर वहीं पे जब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे केमिकल वाले आपके मेथड से या फिर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्या इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस होता है। एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है, एंटोनी लवेज़ वाले आपका जो चीज़ें थी, ठीक है, वो मैंने आपको बताई थी। डेल्टन वाला मैंने आपको बता रखा है, सिंबल सबसे पहले कौन किसने यहाँ पे यूज़ किया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है और ये तो बहुत ज़्यादा ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा देखो मिक्सचर आपके दो तरीके के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये भी हमने पहले देख रखा है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, हेट्रोजीनियस मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसी में अगर आप देखोगे तो सोल्यूशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कोलॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि 9th क्लास में आपका जो मैटर वाली जो खासकर जो चैप्टर्स हैं
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कोलॉइड आ जाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कि एटम्स के जो आपके यहाँ पे जितने भी आपके थ्योरीज वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हो 9th क्लास का है जहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस पूछा है, ठीक। नाउ देखो अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है, अब इसी को ही बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम अगर आपसे मान लो पूछ ले, ठीक है, या फिर मान लो आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ना दे के आपको ये वाला नाम दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर सिंपल ये दे देता कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और ये आगे ये नहीं देता ऑन अ गोल्ड फॉइल, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज ये दोनों नाम याद रखना एक्सपेरिमेंट के, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। अब देखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज हो रही है। इसी तरीके से जो आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना, जो आपके डबली चार्ज हीलियम आयंस थे बेसिकली, तो उन्हीं को ही यहाँ पे बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो यही बेसिकली आपने गोल्ड फॉइल पे इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट करे थे, यही उन मतलब गोल्ड फॉइल पे इन्होंने डाले थे। तो इसी को ही इसलिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डबल जो नाम है इनको ना आपस में प्लीज रिलेट करके याद रखना, आपके डबली चार्ज हीलियम आयंस को ही अल्फा पार्टिकल्स बोल रहे हैं, उसी की वजह से इसका एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी है। और क्योंकि इस पे गोल्ड फॉइल यूज होती है तो इसका दूसरा नाम आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी है, जो कि आपका 1000 एटम थिक है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स वाले पॉइंट है, प्लीज यहाँ पे सबको याद रखना। और हम पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पहले भी देख चुके हैं कि आपका इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने फाइंड आउट किया था एटॉमिक न्यूक्लियस को, ठीक है। तो वो सारी चीज हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखी थी, तो ज्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ देखो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, मतलब इन चारों स्टेटमेंट से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। जो नहीं करती है वही बेसिकली हमारा यहाँ पे आंसर होगा, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना नॉट यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता होगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि आपका एक केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पूरे स्टेटमेंट का, उस पर्टिकुलर पूरे लॉ का कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका मास केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोलता है कि जो आपका एटम है, एटम आपका सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि डेल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी थी तब तक आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो यहाँ पे डिस्कवर हुए नहीं थे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उसके उनके हिसाब से उस टाइम तक क्योंकि आपका एटम सबसे छोटा पार्ट था, इसलिए उन्होंने बोला था कि एटम आपके इंडिविजिबल है, मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि जो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है वही सेम चीज आपका आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो आपका स्टेटमेंट है एकदम क्या है यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे कहने का क्या हो गया कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे आपके पास है यहाँ पे H2O, ठीक है। अब H2O के केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे H2O लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपके हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे अगर आप देखो, दो एटम है, ठीक है। H के नीचे 2 है ना यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, तो दो आपके यहाँ पे एटम हो गए, हाइड्रोजन में दो हो गए, तो ऑक्सीजन में आपको यहाँ पे कोई भी सबस्क्रिप्ट में नहीं दिख रहा है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पे एक है, ठीक है। तो 2:1 का आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे। पर वहीं पे अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं आपके यहाँ पे मास का रेशियो अगर हम निकालें, ठीक है, मास का रेशियो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं H/2O में, तो आपको हाइड्रोजन का मास आपको पता है एक होता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास एटम कितने हैं, दो एटम है, यहाँ पे ये जो रेशियो मैंने बताया ये आपका एटम का रेशियो है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मास का रेशियो निकाले, हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है एक, ठीक है, तो दो एटम का कितना होगा आपका यहाँ पे दो होगा। अब उसी तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो आपका मास होता है वो आपका होता है यहाँ पे 16, ठीक है। तो आपका क्योंकि एक ही एटम एटम है, तो आपका जो मास यहाँ पे बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 16 का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो होते तो 16 इंटू 2 कर देते, आपका 32 हो जाता। मतलब सिंपल सा कहना ये है, सबसे पहले आपको एटम पहचानने हैं और फिर आपको यहाँ पे मास पता होना चाहिए इनका क्या होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक होता है तो दो एटम दे रखे तो दो दो हो गया, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है पर यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम था तो यहाँ पे 16 हो गया। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये जो रेशियो है मास के रिस्पेक्ट में 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये जो आपका जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ना, ये चीज बेसिकली आपको बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन।
ठीक है, तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना कि जो आपका लॉ ऑफ कॉम्पोजिन कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है, ये बेसिकली आपको बताता है कि एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए। कहने का सिंपल सा मतलब है कि 1:8 का अगर आपका मास का रेशियो रहेगा तभी आप यहाँ पे हाइड्रोजन बना पाओगे। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना कि देखो, अब ऐसा भी हो, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 3:2, यहाँ पे 3 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और 8 × 3 कर देते हैं, 24 बन जाएगा। ठीक है, पर वो चीज़ आपकी ना फिर ये मल्टीपल प्रोपोर्शन वाली लॉ में आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ठीक है, वो हम आगे भी देखेंगे, तो वहाँ पे आप यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। पर अभी के टाइम पे सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन आपको ये बोलता है कि आपके पास एक डेफिनाइट प्रपोजिशन होना चाहिए। जो चीज़ आपका यहाँ पे ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बेसिकली जो आपकी है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। तीसरा चीज़ आपको याद रखना है कि सेम टाइप के एटम से आपका बना होगा। अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में जितने भी आपको यहाँ पे 2 एटम दिख रहे हैं, ये सेम ही टाइप के एटम है, क्योंकि आपका एलिमेंट सेम है। अगर आप वहीं पे आप जाओगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन का आपका एटम अलग रहेगा। अगर आप 2 अलग-अलग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करोगे ना, तो आपके अलग-अलग एटम रहेंगे। पर एक ही अगर आपका एलिमेंट है, तो उस केस में आपके जितने भी उसमें आपको एटम दिखेंगे, वो सब के सब आपके क्या होंगे, यहाँ पे सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे ये बताता है आपका दूसरा वाला लॉ, जो आपको यहाँ पे दे भी रखा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं सी ऑप्शन, तो सी देखो आपको दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब इन्होंने यहाँ पे ये एटॉमिक थ्योरी दी थी, तब तक आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जो आपका यहाँ पे प्रोटॉन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और आपका जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब यहाँ पे उस टाइम तक डिस्कवर नहीं किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी जो आपकी दी है, वो आपकी डेल्टन की ही थी। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके अलग अलग आपके यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली यहाँ पे डिस्कवर हुए थे। ये आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे यही याद रख लेना है। ठीक है, तो उस टाइम तक ये क्योंकि प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंस लिखा है, ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, और इसलिए हमारा यहाँ पे यही आंसर बनेगा, क्योंकि आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, तो जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, वो आपकी यही वाली स्टेटमेंट है, जो आपका डेल्टा एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि उस टाइम तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें पता नहीं थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अब आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये क्रॉस और ये टिक हटा देता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपके पास है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एटम आपका प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन का। ठीक है, और ये आपका कार्बन अगर आप देखोगे तो 12 ग्राम के आसपास का आपका रहता है। ठीक, वहीं पे अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, अब यहाँ पे मास कितना होगा, एक का 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 32 हो जाएगा। तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो आपका रेशियो क्या आएगा, आपका यहाँ पे हमेशा 1:2 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला है, क्योंकि CO2 से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि आप CO रख दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाया जाएगा, है ना, ये तो आपका होगा नहीं, वो बेसिकली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो अलग चीज आपकी यहाँ पे रहती है, मतलब कंपाउंड जो है, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला है ना, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कंपाउंड को पहचानोगे। तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रेशियो आपका होना चाहिए उन एलिमेंट्स के बीच में। तो वही बेसिकली आपको ना ये जो आपको रूल्स हैं, यही आपको बता रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला या फिर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वाला, वो आपको यही सेम चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, आप हमेशा देख रहे हो कि जो रेशियो निकल के आ रहा है ना, आप हमेशा यहाँ पे होल नंबर में ले रहे हो। आपको जैसे पता है कि आपका जो भी मास रहेगा, वो एकदम कंप्लीटली होल नंबर नहीं रहता है, पर हम हमेशा होल नंबर मान के चलते हैं। कहीं पे भी आप यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर केस में रेशियो में आप ऐसा नहीं देखोगे कि आपने कहीं पे 12 मतलब 12.5:32.8 पॉइंट ऐसा कुछ रख दिया है। ठीक है, आपका 35.5 बेसिकली आपका जो कैल्शियम वाला है, वहां पे एक आपको बस देखने को मिलेगा। पर ज्यादातर अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हमेशा ना सिंपल रेशियो बनाने के लिए हमेशा हम लोग यहाँ पे होल नंबर का ही यूज करते हैं। तो होल नंबर आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के टाइम पे। ठीक है, तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, ये आपका है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप वैसे भी अगर आप देखो, मान लो आपको ये 3 लॉज नहीं पता होते, तब भी आपको सीधे सीधे इतना तो पता था कि डेल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस टाइम पे कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट नहीं थे। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, वो आपका बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सा आपका मेटेलॉइड है। अगर आप इनमें ऑप्शंस देखोगे ना यार, बहुत सिंपल ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे कोक आपको दे रखा है, ये तो आप सीधे हटा दो, आप शुगर भी हटा दो, मिक्सचर आपका होता है, ये हटा सकते हो। अब आप कंफ्यूज हो गए आयोडीन और जर्मेनियम में। तो आयोडीन आपको पता होना चाहिए, ये आपका होता है यहाँ पे नॉन मेटल, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि आयोडीन आपका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस केस में, क्योंकि ये आपका एक नॉन मेटल है, और उसके बाद भी आपका ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना है यहाँ पे कि ये शाइन करता है।
क्योंकि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद शाइन करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम आयोडीन एक पढ़ते हैं एक्सेप्शन है, इसी तरीके से ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, वो भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे उसके थ्रू लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब उसके थ्रू पास हो सकती है, तो यहाँ पे ये भी एक क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके थ्रू करंट पास हो रहा है और यहाँ पे ये शाइन कर रहा है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस जो है ना आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब सीधे सीधे आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, वो आएगा आपका यहाँ पे जर्मेनियम। अब देखो इसमें अगर आपको यहाँ पे बाकी मेटेलॉइड्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पे बाकी मेटेलॉइड्स होते हैं, वो भी आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, बोरोन आपका एक मेटेलॉइड है, ठीक है। फिर सिलिकॉन जो है आपका, ठीक है। अब सिलिकॉन तो आप बहुत ज़्यादा अभी फेमस चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर की हम लोग यहाँ पे मार्केट सेटअप करने का हमारा यहाँ पे प्लान है इन फ्यूचर इंडिया का, अगर आप देखो। और वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 10 फेब्स तक हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए, मतलब जो आपके यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जो कंपनीज बोल लो या फिर ऑर्गेनाइजेशंस बोल लो, वो हम यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा तो आपकी जापान में है, पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के बेसिस पे बात करोगे तो वो आपका करता है ताइवान। और इसलिए बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, क्योंकि हर एक को पता है कि कभी ना कभी आपका चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर आप देखो तो जितने भी मेजर कंट्रीज है ना, वो सब के सब आपके सेमीकंडक्टर्स पे यहाँ पे आप प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, आपके यहाँ पे स्कीम्स लेके आ रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, ताकि वो अपने यहाँ पे खुद ही, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे वो इम्प्रूव कर पाए। अब जैसे आपने लेटेस्ट सुना होगा, आपका यहाँ पे जो विक्रम चिप आपकी यहाँ पे लेटेस्ट आई है, जो आपके इसरो में बेसिकली आपके यहाँ पे यूज होगी, ठीक है, मतलब स्पेस फ्लाइट्स वगैरह में ही यहाँ पे वो यूज होगी। तो वो सब जो आपके करंट अफेयर्स है ना, वो भी आप प्लीज यहाँ पे याद रखना, उससे रिलेटेड भी आपको साइंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे आपको एक बार पूछा था आपके एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे आपके एटॉमिक क्लॉक्स न्यूज में चल रही थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे आर्सेनिक, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे टेलुरियम, टेल्यूरियम। और फिर आपका एक तो यहाँ पे क्वेश्चन ही दे रखा है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन में, वो है आपका यहाँ पे जर्मेनियम। इसके अलावा एक वो आपका होता है यहाँ पे एंटीमनी, ठीक है। अब जनरली जो है आपके यहाँ पे इन्हीं को ही हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं। और कभी कभी ना एक एलिमेंट ऐसा है जिसको समटाइम्स हम लोग कंसिडर भी करते हैं कि आपका ये मेटेलॉइड है, समटाइम्स हम इसको कंसिडर नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो वो है आपका यहाँ पे पोलोनियम। तो इन सबको आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और यहाँ पे मैं इनके सिंबल्स भी लिख देता हूँ। ये आपका बी है, ठीक है, एस आई। आर्सेनिक का होता है यहाँ पे ए एस। फिर आपका टेल्यूरियम का होता है टी, जर्मेनियम का होगा आपका जी, एंटीनिया आपका एंटीमनी का आपका हो गया यहाँ पे एस बी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे कि जो आपके सिंबल्स भी होते हैं ना, बेसिकली या तो कहाँ जहाँ पे वो फाउंड हुए हैं उसके बेसिस पे आपको उनका कलर के बेसिस पे आपको नाम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे वो फाउंड हुए हैं उसके बेसिस पे उनका नाम आपको देखने को मिल सकता है, या फिर किसी लैंग्वेज में जैसे ग्रीक लैंग्वेज वगैरह में जैसा उसका नाम आपको देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको ना सिंबल के नाम दिखेंगे। जैसे आपका आयरन का एफ ई होता है, ठीक है, आई से शुरू नहीं होता, वो आपका एफ ई से शुरू होता है। इसी तरीके से लेड है आपका, ठीक है, तो वो पी बी है लेड का सिंबल। टिन का एस एन है, एंटीमनी का एस बी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और मेटेलॉइड्स आपको जैसे पता है एक जिगजैग लाइन में आपका बेसिकली प्रेजेंट रहता है, जो आपका सेपरेट करता है मेटल नॉन मेटल्स को। और ये दोनों प्रॉपर्टी एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे शो करता है मेटल्स की भी और ये नॉन मेटल्स की भी। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब मेटेलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी स्पीशीज H2 प्लस, He, H2 और O2 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। तो बेसिकली आपको चार यहाँ पे आप बोल सकते हो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, और फिर आपको यहाँ पे पूछा है कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको एक सिंपल O लिखा हो, तो इसमें अगर आपके यहाँ पे देखोगे कितने एटम आपके प्रेजेंट है, आपका एक एटम प्रेजेंट है। वहीं पे जब आपको यहाँ पे दिया जाए O2 लिख के, तो आपके नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, तो वो आपके हैं यहाँ पे दो एटम, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम्स का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एटम्स में अगर हम आगे बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपका ऑक्सीजन जो है, आपका ऑक्सीजन आपका 8वें नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीजन में कितने होते हैं, आपके होते हैं 8, ठीक है। तो क्योंकि अब आपका एक एटम है, तो एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8 हुए। तो जब दो नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 16, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सबसे पहले हमने एटम्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पर आपको एटॉमिक नंबर जो है
ठीक है, तो उनके साथ-साथ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेज़ेंट आपके कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स में, ये सब के बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए, ठीक है? और ये सब आपको तभी पता होगा जब आपको 1 से लेके 20 तक के एट लीस्ट आपको यहाँ पे पता हो कि कौन-सा आपका एलिमेंट कहाँ पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, ठीक है? तो 1 से 20 तक तो आप प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से याद रखना, वैसे भी आपको पता होगा जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते थे, तब भी यहाँ पे बोला जाता है कि 1 से 20 तो आपको मिनिमम है, कि आपको पता होने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछते हैं, ठीक है? फर्स्ट 20 से ही पूछे जाते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आप देखो जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं सब स्टार्टिंग के 1 से लेके 20 के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलो ऐसे लिख लेते हैं H2+, ठीक है? इधर आपका हो जाएगा He, इधर है आपका यहाँ पे H2 और ये है आपका यहाँ पे O2+, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? पर उसके नीचे 2 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे ना पहले तो एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है? ये आपका आंसर नहीं होगा पर मैं आपको बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे, वो होंगे आपके पास यहाँ पे 2, ठीक है? हीलियम अगर आप देखो कोई भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना एटम है? 1 एटम है, ठीक है? ऐसा मत समझना यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है? ऐसे याद रखना। यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट ही नहीं होता तो अलग बात है, तो 0 ही था वो अपने लिए, है ना? पर अब यहाँ पे He लिखा है मतलब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, 1 को कभी भी हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है? तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। फिर आपका हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको H2, तो यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम है। वहीं पे आपका ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपके हैं यहाँ पे 2 एटम, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एटम। अब हमसे यहाँ पे एटम नहीं पूछे हैं, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है? मैंने आपको अभी एटम बताए हैं, अब एटम से आप पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो इसके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में अगर आपका 1 एटम है, ठीक है? तो हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे आपको ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, ठीक है? अब एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर अगर हम यहाँ पे रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं पहले तो, ठीक है? मैं सब चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। तो अगर हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका यहाँ पे 1, वही वापस से आ गया और ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 8, ठीक है? तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे देखें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अब इस वाली लाइन को कंसीडर मत करना, ठीक है? इस ऊपर वाली लाइन को कंसीडर करना क्योंकि हमें यहाँ पे एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाला बताया था ना कैसे निकालोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो आपका कितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो एक तरीके से आपको यहाँ पे इसी यही चीज़ बताने में हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन में 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि आपके पास 2 एटम प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना होगा? अब ये प्लस प्लस अभी मानना मत, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ H2 मान के चल रहे हैं अभी हम, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 2। हीलियम में अगर आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 है और आपका एक ही एटम होता है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। इधर भी देखोगे तो आपके हो गए 2 और इस वाले में अगर आप देखो मैंने ऊपर वैसे बता भी रखा है तो वो आपके हैं यहाँ पे 16, ठीक है? पर अब आपसे यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे याद रखना है, अभी ये ऊपर दे रखा है प्लस साइन मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई एलिमेंट एक एटम को सॉरी एक आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो उसके ऊपर प्लस का साइन बनता है, अगर वो गेन करता है तो माइनस का साइन लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका लूज करेगा तो प्लस का साइन लगता है उसके ऊपर और कभी भी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगता है। अगर वो एक को यहाँ पे लूज कर रहा है तो एक प्लस साइन रहेगा, अगर वो 2 को करेगा तो आपका यहाँ पे 2 प्लस ऐसा दिखेगा आपको, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 3 प्लस दिखेगा, ठीक है? वहीं पे मतलब यहाँ पे लूज करेगा तो यहाँ पे प्लस का लगेगा, ठीक है? तो 1 को अगर उसने लूज किया तो प्लस साइन, 2 को लूज किया तो 2 प्लस का ऊपर लगेगा, 3 को यहाँ पे अगर उसने लूज किया तो 3 प्लस का लगेगा। इसी तरीके से जब अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आपका यहाँ पे 3 माइनस का साइन ऊपर की तरफ लगेगा, 2 को करेगा तो 2 माइनस और 1 को करेगा तो माइनस। तो अगर आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि आपको यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, प्लस मतलब हो गया कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अगर यहाँ पे ये 2 प्लस होता मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 3 होता तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, पर उस केस में आप ये भी देखोगे कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्या वो चीज़ पॉसिबल है भी या फिर नहीं? जैसे अगर आप देखो H2 के पास 2 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 3 प्लस ऊपर लिख दे, वैसे तो आपका ये स्टेबल मतलब है ही नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। पर अगर वो 3 प्लस लिख दो और फिर आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या ये चीज़ स्टेबल है, मतलब यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है, तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है? तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे सब गेम है। तो एक अगर यहाँ पे ये लूज़ कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा इसके पास? 1 हो गया, क्योंकि उसने 2 में से 1 को लूज़ कर दिया, प्लस मतलब होता है लूज़ करना, ठीक है? और इसके आगे कोई और दूसरा नंबर नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे वो 1 को ही लूज़ कर रहा है। अगर 2 प्लस लिखा होता तो वो 2 को लूज़ कर रहा होता, ठीक है?
तो ये प्लीज याद रखना। अब यहाँ पे देखो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इसके पास प्रेजेंट है। इसमें भी अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ना तो ये गेन कर रहा है ना ही ये लूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे ये दोनों बीच में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ना तो ये गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ना ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर आपको ना तो प्लस साइन दिख रहा है ना ही माइनस साइन दिख रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले थे उतने ही यहाँ पे रहेंगे। अब आपकी बारी आती है O2 की। अब O2 में मैंने आपको बताया कि 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर इसके ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है। प्लस मतलब होता है यहाँ पे लूज करना। तो एक को जब यहाँ पे ये लूज करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। अगर यहाँ पे 2 प्लस होता तो ये यहाँ पे आपका आंसर आता 15 की जगह 14। 3 प्लस होता तो आपका आता है यहाँ पे आपका 13। ठीक है, तो एक एक कम होता रहता जैसे जैसे आपका प्लस साइन बढ़ता। वहीं पे अगर हम मान लो O2 के ऊपर यहाँ पे माइनस साइन लगा होता तो ये 16 के बाद यहाँ पे 15 की जगह आ जाता 17, क्योंकि उसने एक को गेन किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया। हमने सबसे पहले तो एटम्स बताए, एटम्स के बाद आपको मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताया। एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक हर एक एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, कौन से एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। उसी के बेसिस पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अब एटॉमिक नंबर पता है, आपको आपके एटम्स भी पता है जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो उसके बेसिस पे आपने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। पर अब यहाँ पे जो आंसर है वो आपका यहाँ पे ये वाला रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर क्या देखा, ऊपर प्लस साइन लगा हुआ था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को उसमें माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस मतलब होता है यहाँ पे लूज करना इलेक्ट्रॉन को। तो लूज करने पे प्लस साइन लगता है। तो उसने दो में से एक को लूज किया तो एक बन गया, उधर दूसरी तरफ में 16 में से उसने एक को लूज किया तो 15 बन गया। 2 प्लस लिखा होता तो यहाँ पे वो 14 बन जाता, क्योंकि उसने फिर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया होता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना। और तो यहाँ पे अपना राइट आंसर अगर आप देखोगे 1 2 टू 15, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ देखो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखो सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पे याद रखना है। जो जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 1 से 20 तक आपको पता होने चाहिए, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको अटोमिक नंबर दे रखा है एक एलिमेंट का, जो है यहाँ पे 11। तो आपको यहाँ पे पता होगा अगर कि 11 किसका अटोमिक नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, चारों ऑप्शन में आपके अलग अलग एलिमेंट्स है, आपको सिर्फ एलिमेंट पता होने पे ही आप सीधे सीधे आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का यहाँ पे याद रखना कि एटलीस्ट 1 से 20 तक के आपके एलिमेंट्स के आपके एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ, वैलेंसी कितनी होगी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आपका जो 11 है बेसिकली आपका होता है यहाँ पे सोडियम। इसका सिंबल आपका होता है Na। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे आप देखोगे कुछ कुछ आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनका नाम देखोगे उनका सिंबल देखोगे वो आपके सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो अलग लैंग्वेज में बोला जाता है उसके हिसाब से यहाँ पे उनके नाम रखे गए, जहाँ पे वो फाउंड हुए हैं उनके हिसाब से उनका नाम रखा गया है। या फिर आप देखोगे कलर की वजह से, अगर आप देखो जैसे गोल्ड आपका येलो कलर का है तो उसका नाम जो है गोल्ड, वो उसकी वजह से रखा गया। या फिर उसका सिंबल देखो AU, तो उसका सेपरेट सिंबल है आपके यहाँ पे, जी से शुरू नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे बुक में पहले भी यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो वो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। अब देखो अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो आपको जैसे दिख रहा होगा, बाकी भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो अपना राइट आंसर अपना हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन, सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है यहाँ पे 3। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये गलत था। ठीक है, वैलेंसी अगर आप देखते, मान लो आप 11 की वैलेंसी निकालने चले जाते तो आपका वो 1 ही आता। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा होगा बोर्स मॉडल, अगर आपने पढ़ा हो, आपके जो शेल होते हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स के नाम से भी जानते हैं, तो K, L, M और N, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना। और आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो K सेल में मैक्सिमम हम यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम 8 फिल कर सकते हैं। वैलेंसी निकालते टाइम हम लोग M में 8 फिल करेंगे, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उस टाइम पे फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम 18 फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका अलग सिनेरियो बनता है, जहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो 2n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू जैसे k के केस में आपकी 1 हो जाती है, n की वैल्यू, l के केस में आपकी n की वैल्यू 2 हो जाती है, m में आपकी 3 हो जाती है, n में आपकी 4 हो जाती है। और इसमें बस आपको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो कि k में आपके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप l में कितने भर सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, m में कितना पुट कर सकते हो, n में कितना कर सकते हो। ठीक है, पर जब हम वैलेंसी वगैरह निकालेंगे तो उस टाइम पे अगर आपका 8 के अंदर अंदर आपका आपका आखिरी में जो एलिमेंट है अगर वो आता है, तो फिर उस केस में आप यहाँ पे लास्ट जो आपकी सब शेल होगी वहाँ पे आप 8 तक ही फिल करते हो। ठीक है, तो 8 तक ही हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम ऑक्टेट बनाने का ट्राई करते हैं ना। हर एक एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट बनाने का ट्राई करता है, और ऑक्टेट मतलब ये होता है 8।
तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्टेट बनाने का सब ट्राई कर रहे हैं, मतलब नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे पहुँचना चाह रहा है हर कोई, ठीक है। तो क्योंकि नोबल गैस आपकी स्टेबल है, कंप्लीट शेल आपके यहाँ पे कंप्लीट आपकी फिल्ड रहता है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो भी आपका कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसलिए वो इतने ज़्यादा आप देखोगे यहाँ पे कुछ खास आपके रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं करते हैं, है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे पता होगा, कुछ भी आपका रिएक्शन नहीं होगा। अब वहीं पे अगर देखो ये आपका इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है आपका 3, इसी तरीके से बाकी भी अगर आप देखोगे तो सभी आपके इसी वजह से ही गलत है। आपका मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर आपका 12, ठीक है। बोरॉन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बोरॉन का आपका होता है यहाँ पे 5। तो एटॉमिक नंबर की वजह से ही आपके सीधे सीधे यहाँ पे ये तीनों ही गलत हो गए। अगर कहीं किसी दो ऑप्शन में सोडियम दे देता और आपको वैलेंसी नहीं पता होती और वैलेंसी डिफरेंट होती तो फिर आपको वहाँ पे क्या होती, प्रॉब्लम होती। इसलिए यहाँ पे आप याद रखना वैलेंसी कैसे निकालेंगे। जैसे KLM आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। के में आप मैक्सिमम 2 पुट कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 आपके इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। अब 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से आपने 2 यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिए, तो आपके पास अब बचे यहाँ पे 9, ठीक है। अब 9 में से आप के में आप यहाँ पे 2 पुट करने के बाद एल में आओगे। अब एल के आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखो तो 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 4 जो कि आपका हो गया यहाँ पे 8, और इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है 2, यहाँ पे 8, ठीक है। मतलब फॉर्मूले से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने 8 आपने यहाँ पे फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बचे कितने, 10 तो आपके यहीं पे हो गए, 11 आपके थे टोटल, मतलब एम में आप कितना ही फिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अब आपको इसको बनाना है ऑक्टेट। ऑक्टेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस एलि आपका इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, मतलब -1 कर दो, मतलब आप इसको लूज करने का काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे लूज करने का काम आप अगर करते हो तो आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लूज करने में ऊपर की तरफ आपका लग जाता है प्लस का साइन, ठीक है। इसलिए आप देखते होगे कि आपका जो सोडियम का आयन होता है ना, वो आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, Na+ लिखा जाता है। कभी भी Na7- नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 7 को गेन करने से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि वहां पे कम एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो आसान काम है ना उसकी तरफ यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे करता है। तो एक को लूज करना ज्यादा आसान है, इंस्टेड ऑफ 7 को गेन करके इसको यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट बनाने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, वैलेंसी के टाइम में आउटर मोस्ट में आप 8 फिल करोगे यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ एलिमेंट होता कि 8 से ज्यादा आपके हैं तो उस केस में आपकी अलग सिनेरियो बनता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि आपका आउटर मोस्ट शेल में एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अगर आपको आयन निकालना होता तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग लूज कर देते, लूज करने के बाद आपका ये Na+ बन जाता है। मतलब इसका क्या है, सिंपल सा, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Na में 11 होते हैं। अब इसने उसके ऊपर आपको प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन मतलब होता है यहाँ पे कि अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, अब आपके यहाँ पे 10 है, क्योंकि इसने एक को लूज कर दिया। लूज करने पे प्लस साइन लगता है, गेन करने पे माइनस लगता है। बार बार बोल रहा हूँ, इसको यहाँ पे याद रखना, बहुत ज्यादा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस देखोगे तो 10 हो गया, तो उसके बाद आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका यहाँ पे सोडियम आयन बन गया है, ठीक है। पर हमसे यहाँ पे ये चीज नहीं पूछ रहा, हमसे यहाँ पे वैलेंसी भी हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वैलेंसी आपको याद रखना, आउटर मोस्ट शेल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसी को हम लोग वैलेंसी बोलेंगे, और वही बेसिकली डिसाइड करते कि क्या प्रॉपर्टीज आपकी रहेंगी उस एलिमेंट की जो आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि इसको एक को लूज करना ज्यादा आसान है 7 को गेन करने की जगह। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैलेंसी पढ़ते हैं हमेशा यहाँ पे एक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना बन जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक इसी तरीके से अब देखो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैग्नीशियम आपको जैसे दे रखा है, अब मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 12। अब अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा तोड़ने जाओ, यहाँ पे मतलब आप इसको फिल करो अपने शेल्स में, तो के में हम कितने फिल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। एल में कितने कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो 10 में से आपके 12 में से 10 तो यहीं पे फिल हो गए। अब बचे कितने, 2 ही बचे। तो आप जो 2 बचे वो आप यहाँ पे क्या करोगे, एम में फिल कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज आपको करनी है। क्या आपको 2 को लूज करना ज्यादा आसान है या फिर 6 को गेन करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट बनाना मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 6 चाहिए। तो आप यहाँ पे या तो 6 को लूज यहाँ पे गेन करोगे या फिर 2 को लूज करोगे, और आपको पता है यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करने से। इसलिए आप कभी भी देखोगे ना, यहाँ पे जब भी आप मैग्नीशियम आयन की बात करोगे तो आपका Mg2+ आपका लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इसकी 2 वैलेंसी भी है और इसने यहाँ पे 2 को लूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना, ऐसे आप यहाँ पे आयंस वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो वैलेंसी की हेल्प से। और इसकी वैलेंसी देखोगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 को लूज करने में ज्यादा आसान यहाँ पे कर सकता है, तो उससे आयन आपका बन गया। और आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपकी नंबर ऑफ वैलेंसी आपकी हो गई यहाँ पे 2, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इस चीजों को यहाँ पे याद रखना। आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन।
नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑल लुइस एसिड्स, मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे सारे के सारे आपके लुइस एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं और आयंस दे रखे हैं। आयंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे जरूर देख लेना। अब यहाँ पे ना आपको मैं यहाँ पे सामने से बोल रहा हूँ, हमने ना ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, कि आपके एग्जाम्पल्स के तौर पे आप बात कर लो या फिर लुइस एसिड्स लुइस बेस क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। हमने इन जनरल एसिड्स और बेसिस हमने डिस्कस किए थे, पर तीन आपके ना कॉन्सेप्ट होते हैं कि अलग अलग यहाँ पे इंसानों ने दिए थे, बेसिकली तीन अलग अलग आप बोल सकते हो यहाँ पे लोगों ने दिए थे कि किस तरीके से हम यहाँ पे किस पर्टिकुलर कंपाउंड को एसिड बोलेंगे और किसको हम लोग यहाँ पे बेस बोलेंगे, ठीक है। तो हम वो तीन कॉन्सेप्ट हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से अभी हम यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज में ही सीख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सवांते एरिनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सवांते कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे ये निकल के आती है, अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे कि आप एसिड कैसे पहचानोगे, ठीक है, कि वो आपका यहाँ पे एसिड है। तो अगर आपका एसिड पानी के अंदर, ठीक है, मतलब आपका कोई कंपाउंड पानी के अंदर अगर वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है ना, तो वो आप यहाँ पे बोलोगे कि वो एक एसिड है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एसिड्स आपके पानी के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं यहाँ पे सवांते एसिड्स, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे ऐसे याद रखना कि आपका यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे इन वाटर, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कोई बेस है अगर वो पानी में डालते हो तो उस केस में यहाँ पे अगर वो OH माइनस रिलीज करेंगे, ठीक है, मतलब ये आपके आयंस होते हैं OH माइनस, तो अगर ये रिलीज करे तो वो आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो बेस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला ये देखा कि सवांते वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अगर पानी में आप कोई कंपाउंड डाल रहे हो अगर वो H प्लस रिलीज कर रहे हैं आयंस को, ठीक है, मतलब H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं तो वो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, वो एसिड्स होते हैं। वहीं पे अगर वो OH माइनस यहाँ पे रिलीज कर दे तो फिर वो आपके यहाँ पे बेस कहलाए जाते हैं। ये आपका पहला ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यहाँ पे सिंपल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, याद रखना। अभी ये कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लुइस वाले में समझाऊंगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका यहाँ पे ब्रॉन्शेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आप एसिड्स और बेस को कैसे पहचानोगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऐसा कोई कंपाउंड, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे डोनेट करता हो H प्लस आयन को, या फिर आपका यहाँ पे वो एक्सेप्ट करता हो OH माइनस आयन को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एसिड्स आपके वो होते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, प्लीज इस चीज को याद रखना। हर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका एसिड और बेस चेंज हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा H2O का भी, ठीक है, तो H2O कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो बेस है, किसी के हिसाब से वो यहाँ पे एसिड है, ठीक है। तो वो प्लीज यहाँ पे याद रखना कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका एसिड वो होंगे जो H प्लस आयन को डोनेट कर देते हैं और OH या फिर OH आयंस को OH माइनस आयंस को क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेस क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस आपके बेस वो होते हैं जो कि OH माइनस आयन को यहाँ पे डोनेट करेंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे H प्लस आयंस को, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात आती है अपने यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे लुइस का यहाँ पे लुइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लुइस कॉन्सेप्ट की, ठीक, तो ये आपका होता है यहाँ पे तीसरे तरीके का कॉन्सेप्ट। इसमें आप एसिड कैसे पहचानोगे, तो ऐसे कोई भी कंपाउंड आयंस जो कि एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे याद रखना, पेयर बोल रहे हैं मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पे बेस आपके वो होते हैं जो कि आपके यहाँ पे डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। तो हमने देखो तीन कॉन्सेप्ट देखे, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम बात करते हैं सवांते के हिसाब से, तो सवांते एसिड्स आपके वो एसिड्स है जहाँ पे H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, बेस आपके वो होते हैं जहाँ पे OH माइनस आयन रिलीज होता है। वहीं पे जब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में गए ब्रॉन्शेड वाले में, तो उसमें हमने देखा कि ब्रॉन्शेड एसिड्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी कंपाउंड आपका H प्लस आयन डोनेट कर रहा हो या फिर OH माइनस आयन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हो। इसी का ठीक उल्टा आपका यहाँ पे बेस में आपको देखने को मिला इस कॉन्सेप्ट में। फिर हमने लुइस में क्या देखा कि आपके वो सारे लुइस एसिड्स कहलाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और वो सारे आपके लुइस बेस कहलाएंगे जो कि डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे H2O है, ठीक है। अब H2O जो है ना यहाँ पे एक माना जाता है यहाँ पे कि एक तरीका का एम्फोटेरिक कंपाउंड है। जैसे आप पढ़ते हो ना एम्फोटेरिक एसिड्स, जो आपके एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वाली ऑक्साइड्स जो होती हैं वो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। इसी तरीके से जो आपका ये हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे बेसिकली वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी माना जाता है यहाँ पे कि एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि आपका यहाँ पे ये एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह यहाँ पे रिएक्ट करता है अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जैसे एसिड की तरह यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, मतलब वर्क करेगा जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रॉन्शेड वाले की, ठीक है। ब्रॉन्शेड जो आपका भी दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ब्रॉन्शेड लोहरी कॉन्सेप्ट, तो अगर उसके हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे ये एसिड की तरह काम करता है। पर वहीं पे अगर हम यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ये बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका कंपाउंड अलग अलग वर्क कर सकता है। तो ये प्लीज यहाँ पे आ रखना है। इसको यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, ठीक है। पर आपको कभी भी ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हमेशा ऑक्साइड के केस में तीन याद रखने हैं। वो है आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एक जिंक का ऑक्साइड और एक आपका यहाँ पे लेड का ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक में बेसिकली इन तीनों को ही जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। टिन वाला भी ऑक्साइड होता है जो आप यहाँ पे पढ़ते हो कभी कभी, ठीक है। तो ये तीन आपको अलग से याद रखने हैं, पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बता दिया कि H2O का यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप उस एलिमेंट को पिक करो जो आपके ज्यादा ऑप्शंस में प्रेजेंट है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका सबसे ज्यादा ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, अगर आप देखो तो आपको BF3 आपका पहले एलिमेंट से देखो, ठीक है, पहले ऑप्शन से देखो कौन सा आपका इन तीनों में कौन सा प्रेजेंट है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि BF3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, मान लो अगर ये गलती से भी आपका लोइस बेस आ गया तो आप सीधे सीधे दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे कॉमन कंपाउंड जो आपके दे रखे हैं ना ऑप्शंस में, उनको पहले पिक करो, या फिर कॉमन आयंस जो आपको दे रखे हैं उनको पिक करो, या फिर इसके अलावा भी यहाँ पे मान लो कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उसमें जो कॉमन चीजें है ना उनको पहले पिक करोगे तो ईजी रहेगा आपको कैंसिल आउट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें BF3 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलो देख लेते हैं। तो देखो BF3 की जब हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे ये किस किस से बना हुआ है। बी आपका क्या होता है, ये आपका है यहाँ पे बोरॉन, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं BF3 की, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, ठीक है। तो बी आपका है यहाँ पे बोरॉन और एफ है आपका यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। अब बोरॉन जो है आपका, इसका आपका इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे इसमें एटॉमिक नंबर देखो 5 होता है, फ्लोरीन का आपका होता है यहाँ पे 9। और इसको अगर आप फिल करने जाओगे KLMN शेल में, ठीक है, दोनों को आप यहाँ पे फिल करो तो आप यहाँ पे ये देखोगे फिल करने का मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता भी चुका हूँ। के में आपके 2 आएंगे, बचे आपके 3, तो वो आपके एल में आ जाएंगे। एम का यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कोई काम नहीं होगा क्योंकि आपका आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे बनेगा एल, क्योंकि उसको मैक्सिमम 8 चाहिए होते हैं पर यहाँ पे वो 3 ही फिल कर पा रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 में से आपके यहाँ पे 9 में से 2 गया तो आपका बचा 7। तो इसमें भी अगर आप देखो एल ही आपका आउटर मोस्ट शेल बनेगा तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देखा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया ऑर्बिटल्स में हम कितने यहाँ पे डाल सकते हैं KLMN के तौर पे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंपल सा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपने बी लिखा, ठीक है। अब बी में अगर आप देखोगे तो लास्ट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन बनाओ, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पर इजी क्या रहेगा, अगर दो आपके एलिमेंट है ना आपके कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे बी है और एक एफ है, तो आप अलग अलग को अलग अलग टाइप से यहाँ पे रिलेट करो। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बी को क्रॉस से कर, मतलब यहाँ पे डॉट से कर दिया, तो अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए मैं क्रॉस का यूज करूंगा ताकि आपको एक ईजी यहाँ पे पता चले कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरीन मतलब बोरॉन का है और ये वाला आपका फ्लोरीन का है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब फ्लोरीन में अगर आप देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब आपका यहाँ पे बने गए 7 क्रॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 7 क्रॉसेस, आप यहाँ पे ये कितने हो गए आपके 6 हो गए, और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपके एटम कितने हैं फ्लोरीन के, 3 है। मतलब 3 साइड से आपका फ्लोरीन रहेगा, मतलब 3 फ्लोरीन से बेसिकली आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे बनाओ, और तीनों में आपका 7 ही आउटर मोस्ट शेल रहेगा, तो वो भी प्लीज यहाँ पे याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग बना दो, ठीक है। तो क्रॉस क्रॉस बनाया आपने यहाँ पे सब में, ठीक है, और 7 आपका रहा। अब यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसा समझो, आप स्ट्रक्चर कितना इजीली आप बना सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं और उसके बेसिस पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे बोरोन का आपका 3 था तो 3 आपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बना दिए, फ्लोरीन का आपके 7 थे तो आपने 7 बना दिए। अब आप यहाँ पे कर दो पेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ इसका पेयर बन जाएगा, इस वाले के साथ आपका यहाँ पेयर बन जाएगा, इस वाले का इसके साथ पेयर बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना तो फ्लोरीन को
आपको कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिट एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और वो इसको यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो आपका ये वाला फ्लोरीन कंप्लीटली यहाँ पे ऑक्टेट में आ गया, ये वाला भी कंप्लीट ऑक्टेट में आ गया और ये वाला भी कंप्लीट यहाँ पे ऑक्टेट में आ गया। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखो कि ये 3 जो आपका था, ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते जाओगे तो आपकी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आए, आपको जो देखने को मिले, तो इससे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि आपका फ्लोरीन का तो यहाँ पे कंप्लीट आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब 8-8 उसमें सब में चले गए 8-8। ठीक है, पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 2 आपके इधर से आ गए, 2 इधर से आ गए, 2 इधर से आ गए। ठीक है, मतलब आपके 6 इलेक्ट्रॉन बन गए बोरॉन के भी। पर कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको आउटर मोस्ट शेल में? 8 चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट बनाना है हमें। तो ऑक्टेट बनाने के लिए अभी भी बोरॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से पीछे है, मतलब कम है उसके पास। तो जब यहाँ पे वो कम रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब हो गया इसका कि वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा कहीं और से, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया भी है कि जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो हम उसको बोलेंगे लुईस एसिड, जब डोनेट करेगा तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे लुईस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे वापस बता दे रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकाले, उनको यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में पहले तो यहाँ पे बना लिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि पेयर कर दिया यहाँ पे बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन आपके फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन आपके 3 है, तो 3 तरफ से आप फ्लोरीन बनाओगे और बोरॉन आपका आउटर मोस्ट शेल में 3 है, मतलब तीनों ही इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आपके यहाँ पे यूज होंगे। और इससे क्या आपको देखने को मिला कि फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन हर एक को यहाँ पे मिल गया बोरॉन का, तो यहाँ पे हर एक फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। पर बोरॉन का यहाँ पे क्या केस आपको देखने को मिला कि 2 आपके यहाँ हो गए ऊपर वाले में क्रॉस और डॉट, इधर वाले से 2 हो गए, इधर वाले से 2 आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास अभी 6 हो गए हैं। ठीक है, शेयरिंग करने से। पर अभी भी उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे क्या करेगा, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, पेयर मतलब होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो अब उसको एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका BF3 आपको यहाँ पे दे रखा था, ये आपका हो गया यहाँ पे लुईस एसिड। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके पूरा कॉन्सेप्ट वापस से देख लेना, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया, पर तब भी कोई डाउट होगा तो प्लीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। तो ये आप यहाँ पे याद रखना, BF3 आपका लुईस एसिड क्यों निकला, क्योंकि बोरॉन का यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन बने। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी बन गई, यहाँ पे 6 बन गई। इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके बाद कितने हैं, 6 हैं अभी तक। तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे इसको और लेने पड़ेंगे। अब जब उसको लेने पड़ेंगे मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, और 2 मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा लुईस कॉन्सेप्ट क्या आपका, एसिड आपका वो होते हैं, लुईस एसिड आपके वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इसलिए हम इसको बोलेंगे लुईस एसिड। तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि BF3 तो यहाँ पे लुईस एसिड है। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये H2O आपको 2 जगह दिख रहा है, हम H2O के भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दूसरा देखा यहाँ पे H2O। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे H2O की बात करें तो H2O में हमें पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन में आपका यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन में। ठीक है, तो K और L में पुट करोगे तो 2 और 6 आपका आ जाएगा। हाइड्रोजन का आप देखने जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K में आपका सिर्फ और सिर्फ 1 ही बनेगा। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ इस वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे O आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, और O के आपको 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं मतलब आपका क्या होगा, आप इस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे बना दिए, इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बनाना है तो। ठीक है, पर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें यहाँ पे वाटर बनाना है, मतलब H2O बनाना है, तो हम इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे बनाओ पहले तो 4 पेयर इधर और इधर। ठीक है, मतलब 4 आपके इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब बचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 आप यहाँ पे एक इस तरफ बना लो, एक इस तरफ बना लो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन भी 2 अटैच करने हैं। तो हाइड्रोजन अटैच करने के लिए आपने 2 अलग अलग जगह पे बना लिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको क्या कर दो, आप यहाँ पे पेयर कर दो। अब अगर आपको पता है कि K शेल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपकी 2 ही फिल हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्टेट में आ गया, मतलब कंप्लीट यहाँ पे इसका स्टेबल हो गया, क्योंकि उसको 2 एक चाहिए था एक्स्ट्रा, वो उसको यहाँ पे ऑक्सीजन से मिल गया। सेम केस आपका इस वाले हाइड्रोजन का भी हो गया, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो उसको यहाँ पे एक और चाहिए था, वो उसको मिल गया यहाँ पे ऑक्सीजन से।
तो हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बन गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। पर वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है दो इधर है, दो इधर है, चार हो गए, 5, 6, 7, 8, मतलब ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया, ऑक्टेट में आ गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब उसको दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो उसको मिल गए शेयरिंग करके हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये बेसिकली आपका शेयरिंग करके आप यहाँ पे ये कंपाउंड्स फॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड आप एक तरीके से बोलते हो ना, तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का किस तरीके से आपका बन रहा है। तो अब जब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो जब दोनों ही एलिमेंट्स का जो आपको यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे ये एसिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पे ये पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आपका यहाँ पे ये लुईस एसिड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सीधे सीधे बी ऑप्शन, आप यहाँ बी बोल रहा हूँ, आपका सी ऑप्शन, ठीक है, H2 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिला कि H2O में जो H है और O है, अगर हम इन दोनों का आपस में पेयर करवाएंगे तो आपका कंप्लीट ऑक्टेट इन लोग का बन जा रहा है, कंप्लीट आपका यहाँ पे स्टेबल हो जा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में। इनको जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी स्टेबल बनने के लिए, उतनी इनको यहाँ पे मिल जा रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इनको कोई भी चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका यहाँ पे एक आपका एसिड नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि आपसे एसिड ही पूछा था, तो आप आपका यहाँ पे ये एसिड नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे दोनों को क्या कर दोगे, आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दोगे जो आपके यहाँ पे ये ऑप्शंस थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। दो चीज़ आपके यहाँ पे मैंने समझाई है सिंपल तरीके से। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और पहली बार आप यहाँ पे बोलोगे कि आपको यहाँ पे अच्छे लेवल का एक एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसलिए आपका यहाँ पे बार बार अच्छे से यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ समझाने का। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब H2 आपका यहाँ पे एक एसिड नहीं निकला, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो आपका H2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पेयर्स आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये अब यहाँ पे इसके पास डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास आ गए, मतलब यहाँ पे ये एक तरीके का बेस बन गया है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका यहाँ पे बेस बन गया, क्योंकि ना तो आपके यहाँ पे ये पेयर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दो लोन पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपको ऑक्सीजन पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, वाटर में। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या बन गया, आपका लुईस बेस बन गया। तो इससे आप सीधे सीधे सी और डी क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे इन 6 में से कोई भी एक उठा लो, जैसे आपका BF3 तो इसमें एसिड आपको दिखा था, अब इनमें से कोई भी एक उठा लेते हैं, जैसे हम मान लो OH उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम OH क्यों मैंने उठाया, क्योंकि हमें एक चीज़ ये देखने को मिली कि H2O जो था ना वहाँ पे O था प्रेजेंट, तो हमारा वहाँ पे वो बन जा रहा था आपका लुईस बेस, तो हो सकता है आपका OH भी बेस ही हो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सेम एलिमेंट की जगह सेम, अब यहाँ पे मतलब सेम आपका कंपाउंड तो है नहीं, अब हमने एक एलिमेंट ट्राई किया, सेम एलिमेंट लेके देख लेते हैं जहाँ पे आपका O कॉमन है। तो हमने अब यहाँ पे किया कि OH हम लोग यहाँ पे पहले ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे OH ही मान लो अगर आपका बेस निकल के आ गया, तो हमें ऊपर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि OH माइनस आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब O में हमने अभी यहाँ पे देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपको वापस लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2 और 6 है, और हाइड्रोजन में आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से अगर आप बनाने जाओगे तो O आपने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस बना लो यहाँ पे, ठीक, ये आपके हो गए यहाँ पे 5, और आपका एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरफ बनाओ क्योंकि आपको H के साथ पेयरिंग करनी है। तो आपने जब यहाँ पे ये पेयरिंग करी तो आपको दिखा कि आपका हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो गया, क्योंकि आपका हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो K शेल में है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पे स्टेबल होने के लिए दो ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसमें से एक उसके पास खुद से है और वो एक और कहीं से ले रहा है, जो कि आपका यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से उसने एक और लिया, और हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो वो यहाँ पे K शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो यहाँ पे अपने आप स्टेबल बन गया, ठीक है। अब बात आती है अपने यहाँ पे ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ना यहाँ पे ऊपर माइनस साइन दे रखा है, मैंने आपको बताया है माइनस साइन मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है ऑलरेडी कहीं से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। जब वो पहले से ही प्रेजेंट है, अब अगर आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो यहाँ पे दो दो ये हो गए, दो 4, फिर 6,
और 7 अभी यहाँ पे थे और एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीटली 8 का बन गया। यहाँ पे ये भी क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो गया है। अगर मान लो ये OH प्लस होता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा कम बनता, मतलब जो आपने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पहले बनाए थे अब वहाँ पे 5 बनाते अगर पहले यहाँ पे माइनस होता तो, ठीक है। तो ये याद रखना, पहले आप 6 बनाओगे, 6 बनाने के साथ आप क्या करोगे, एक को अलग लिखोगे क्योंकि आपका एक ही हाइड्रोजन का पेयर बनाना था, आपको एक ही हाइड्रोजन था तो आपने पेयर बना के एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लिया। फिर हमने देखा कि आपका ना एक साइन दे रखा था माइनस साइन, माइनस साइन मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है पहले से। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है तो आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन बना दिया, पहले एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आपका माइनस से बना। उससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीजन के कितने बन गए, आपके टोटल 8 बन गए। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 6 तो आपके यही हो गए और 2 आपके यहाँ पे इधर दिख रहे हैं जिसमें से एक आपका हाइड्रोजन के साथ शेयर करके उसने ले लिया। तो इसका मतलब है कि आपका OH माइनस भी यहाँ पे एक तरीके का लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास अब यहाँ पे 3 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके पास क्या हुआ, यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। तो जब आपका यहाँ पे OH भी लुईस बेस हो गया तो आपका बी क्या हो गया, बी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे AlCl3 आपका लुईस बेस आपका एसिड है। आपका कोबाल्ट 3+ आयन वाला जो आपका कोबाल्ट है ये भी आपका एक लुईस एसिड है। BF3 तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, वो भी आपका एसिड है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं AlCl3 भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो पहचानने में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, AlCl3 आपने लिखा, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे कि आपका एल्यूमिनियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे तो 13 होते हैं, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बाइफरगेट कर लो। के में आपके 2 आ गए, बचे 11, 11 में आपके एल में 8 भर सकते हो तो 8 आपने भर दिए, यहाँ पे 10 हो गए, बचे 3, तो एम में आ गए आपके 3। फिर क्लोरीन की बात करोगे, क्लोरीन में होते हैं यहाँ पे 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसको वापस से आप इसको पुट करो यहाँ पे ऑर्बिट्स में। तो के में आपके 2, एल में आपके 8, तो 10 यहाँ पे हो गए, बचे यहाँ पे 17 में से आपके 7, ठीक है। तो एम में आपके हो गए यहाँ पे 7। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप क्या बनाओगे, अपना स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Al आपका 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो Al के 3 इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में है, आप अलग अलग जगह पे बना लो ताकि आपको ईजी रहे पहचानने में, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बना लिया, यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे एक बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने बना लिए, 3 आपके आउटर मोस्ट शेल में थे। फिर आपने देखा क्लोरीन के आपके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे 7 बनाओगे, जिसमें से एक आप इस तरफ बनाओ और क्लोरीन के बचे हुए 6 आप ऐसे बना दो, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, गिन भी सकते हो, यहाँ पे ये 6 हो गए, ये 7 हो गए, तो 7 7 आपका आउटर मोस्ट शेल का है। अब एक तरफ नहीं बनाना है सिर्फ क्लोरीन, क्लोरीन 3 तरफ बनेगा क्योंकि आपके 3 क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इधर भी आप एक क्लोरीन बनाओगे, ठीक है, सेम तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक क्लोरीन आप इस तरफ भी बनाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज करो, यहाँ पे आप पेयरिंग कर दो। पेयरिंग करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि क्लोरीन के पास 7 थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने एल्यूमिनियम का इधर ले लिया, तो ये वाला क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इस वाले क्लोरीन ने ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन ले लिया एल्यूमिनियम का, तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सेम केस आपका इस वाले एल्यूमिनियम आपका क्लोरीन का हो गया, ठीक है। पर वहीं पर अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको ये डॉट वाले दिख रहे हैं जो उसके पास पहले से थे, पर इसने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 3 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने क्या किया, गेन करे। तो इसके पास क्या हो गया, अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 और 2, फिर 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी आ गए। पर इसको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी तो आपका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। हर एक एलिमेंट ऑक्टेट बनाने जाता है, ठीक है। तो याद रखना, आपको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इसके पास आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसको चाहिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो जब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, करता है, उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो AlCl3 है, ये भी आपका लुईस एसिड है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना। अब देखो इसमें आपको ना एक आयंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई छोटा सा आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। आयंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, Mg ले लेते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है Mg2+। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Mg2+ की, तो Mg आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, इसको भी आप सेम बाइफरगेट करोगे, 2 8 10, बचे कितने, 12 में से बचे 2, तो 2 आपने यहाँ लिखे। पर अब अगर आप ध्यान दो, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा है +2 या फिर 2+, 2+ मतलब क्या हो गया,
लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक प्लस लगा होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो प्लस में लगा है तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है मतलब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ही ये लूज कर दे रहा है, तभी तो यहाँ पे ये स्टेबल बन पा रहा है। इसका मतलब है कि एम जी यहाँ पे जो आपको दे रखा है Mg2+ जो आपको आयन दे रखा है, ये आपका एक स्टेबल आयन है, मतलब स्टेबल है। ये स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके पास लोएस्ट बेस आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, मतलब ये कुछ भी एक्सेप्ट यहाँ पे ये नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ही सिंपल से आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पर हाँ थोड़ा आपको अगर समझ में आएगा तो आपको सिंपल लगेगा, वरना आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, फेस करनी आपको यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने आपको एक तो समझा दिया, यहाँ पे कंपाउंड लेके आपको दो समझा दिया, एग्जाम्पल लेके चार कंपाउंड समझाए बेसिकली। अगर आप देखोगे H2O समझाया, OH समझा दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने AlCl बता दिया था, यहाँ पे मैंने शुरू में BF3 बता दिया था। और किस तरीके से आपको यहाँ पे लेके चलना है यहाँ पे वो भी मैंने आपको बताया कि कॉमन एलिमेंट्स को सबसे पहले लो। अगर एलिमेंट्स बता कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अब जैसे यहाँ पे आपको कंपाउंड्स और आयंस दे रखे थे, तो कॉमन आयंस या फिर कॉमन कंपाउंड्स को लो। अब आयंस आपके तीन ही आपको दे रखा है यहाँ पे Mg2+, F- और CO3+। तो आप आयंस देखो आपको सब अलग अलग दे रखे हैं, आप सेम क्या ले सकते हो, या तो आप BF3 से स्टार्ट करो या फिर आप NH3 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे और H2O है, तो इन तीनों में से किसी से एक से स्टार्ट करो तो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली अगर वो गलती से भी बेस निकल आया, लुइस बेस, तो आपके दो ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे हमने H2O निकाल के किया था कि वो आपका बेस निकला था, तो दो ऑप्शन हमारे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबको ही निकालने से अच्छा है यहाँ पे कॉमन चीजें देखो फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, ये आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम आप इसमें कंज्यूम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं करेगा, तो ये इसलिए आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे बन जाती है। ठीक, अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे NH3 भी आपको दे रखा है, देखो आपका CO3 तो आपसे इससे पता चल गया कि आपका यहाँ पे क्या है, ये एसिड है। ठीक है, तो आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो आपको सीधे सीधे आंसर तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं NH3 की, तो NH3 भी अगर आप देखोगे ना तो ये आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका निकलेगा लुईस बेस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, ये एक बेस निकलेगा। अगर यहाँ पे मैं चलो इसको भी समझा दे रहा हूँ क्योंकि बाकी तो आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बन ही गए हैं। ठीक है, बाकी आयंस में आपका जैसे मैंने Mg का समझाया है वही सेम चीज आपको करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके उसका 2+ दे रखा है, 3+ दे रखा है, आपका माइनस दे रखा है, वही गेन और लूज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस एक छोटा सा लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे NH3। ठीक है, अब NH3 में अगर आप देखोगे N में आपके यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पे 7। तो K और L में आप सेपरेट करने जाओगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, NH3 का यहाँ पे इस तरफ बना दे रहा हूँ, तो अगर आप इसको यहाँ पे बनाने जाओ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि H आपके 3 है, तो आप क्या करो यहाँ पे N की तरफ में ना 3 H के लिए अलग अलग आप यहाँ पे मतलब आप इलेक्ट्रॉन बना लो और 2 इलेक्ट्रॉन आप एक तरफ बना लो। ठीक है, तो आप टोटल करो यहाँ पे कितने बन गए, 5 बन गए आपके इलेक्ट्रॉन। अब H के लिए आप यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे H यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, अलग अलग आप टाइप के इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो आपको ईजी रहेगा। फिर आप क्या करो यहाँ पे पेयर करो, पेयर करने से आपको क्या दिखा कि आपको H का आपका जो K में ही फिल कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको दो चाहिए थे, दो उसको यहाँ से यहाँ पे एक मिल गया, शेयरिंग करके यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी वो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो आपके H क्या हो गए, तीनों के तीनों आपके स्टेबल हो गए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसको, दो उसको मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब एक चाहिए था, दो उसको स्टेबल के लिए होने चाहिए, तो उसमें से एक उसका ऑलरेडी था और एक उसने यहाँ पे N से ले लिया। ठीक, अब अगर आप नाइट्रोजन का केस देखोगे तो नाइट्रोजन के पास पहले से 5 थे और उसने हर एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेसिकली यहाँ पे एक एक आपका शेयरिंग करके एक एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लिया। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन कंपेयर मतलब यहाँ पे टोटल करने जाओगे, दो तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, दो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 यहाँ से बन गए, मतलब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का भी। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि जो आपका NH3 है इसमें कोई भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, इसमें बस और सिर्फ आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि दो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक लोन पेयर है, इसको आप डोनेट कर सकते हो, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक लोएस्ट बेस। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कोई भी लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करोगे, यहाँ पे उल्टा आपके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप डोनेट कर सकते हो, NH3 आपका डोनेट कर सकता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो चीज़ आपकी डोनेट कर रही है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि डोनेट अगर कोई कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो आपका लुईस बेस कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो आपका एसिड कहलाएगा। यही सेम तरीके से निकालना है आपको इनके लिए। ठीक है, तो H+ और OH यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे।
पर ज़्यादातर जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आपका लुईस का आता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो प्लीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है लुईस का, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन आप यहाँ पे कर देना। अब देखो यहाँ पे हमने टोटल कितने क्वेश्चन हमने देखे, यहाँ पे केमिस्ट्री से आपसे पूछे थे 11 क्वेश्चन, आपसे सॉरी 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे थे। और इस क्वेश्चन को आप अगर हटा दो तो बचे हुए 9 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे कर सकते थे, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज भी देखे होते तो। पर मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको बोल देता हूँ कि देखो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, पर आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, मतलब आपका जो बेस है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो 10 में से आप यहाँ पे 9 कर पा रहे हो केमिस्ट्री में, और आपकी फिजिक्स में हमने देखा था 12 में से आप 11 कर पा रहे थे, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे 22 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही बन जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो जीके पोर्शन है ना, उसमें साइंस जो है सबसे ज़्यादा ईजी होता है, तो प्लीज़ उसको वहाँ से ना स्कोर करने का ट्राई करो, इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी मैं आपको बायो का भी कराऊंगा, अगला जो आपका वीडियो आएगा आपका बायो का आएगा, तो उसमें भी आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे करने जाते, अगर आपने पढ़ा होता सिंपल सिंपल, ठीक है, मतलब आप पीवाईक्यूज भी अगर आपने देखे होते वहां से आपकी मदद होती, एनसीईआरटीज पढ़ी होती तो वहां से तो और भी ज्यादा आपकी यहाँ पे मदद होती, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू में हर एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना। तो जो कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम स्टेटमेंट नहीं आ रही है, पर आपको ये जरूर देखने को मिल रहा है कि आपके क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होते हैं। और जो हमने यहाँ पे ज्यादातर डिस्कस क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन में चीजों को डिस्कस करने का ट्राई करते हैं, तो उससे भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को मैच आप यहाँ पे देख रहे हो कि हो रहे हैं, ठीक है। तो हम चलो यहाँ पे आपको अगर कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो में के क्वेश्चन से रिलेटेड, केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो मैंने शुरू में आपको कुछ प्लेलिस्ट बताई थी, अगर आप उनमें से कोई भी देखना चाह रहे हो तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। बाकी हम चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।